ओके माय डियर फ्रेंड्स, सीए इंटर वालों, आप लोगों के लिए आ गया है आरटीपी May 24 का सेशन। बाय दिस टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक बार तो ज़रूर कोशिश किया है, स्ट्रगल किया है कुछ सॉल्व करने के लिए। तो अभी क्या होने वाला है कि जो जो आपके क्वेरीज वाले सेक्शन हो सकते हैं वो सब हम ख़त्म कर देंगे आपका। ठीक, कुछ नया फंडा फंडू भी है, वो भी आपको सिखा देंगे कि आप आराम से कर पाएँ एग्ज़ाम में। मैं क्या है ना, पूरा 100% ऐसा नहीं हूँ कि जो इंस्टीट्यूट किया वही आपको बताऊँगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस और भी देखे टीचर्स के, सब ने बस छापा छुपी करके समझाया हुआ है ना। बट आपको थोड़ा सा लॉजिक से चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस आरटीपी में पहला एक चीज़ आया कि इंस्टीट्यूट ने बताया कि आप लोगों का सिंस 30 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है तो केस सिनेरियो बेस्ड आएगा। तो उसका पैटर्न क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन जिसके आपको पूरे सॉल्व नहीं करने, आपको रफली सॉल्व करने पड़ेंगे। वो सोल्यूशन अगर आपको मेन कॉपी मिले तो उसी में अटैच करके करिएगा, ऐसा नहीं कि रफली ही किया एकदम। मेन कॉपी में लिख लिख के वर्किंग प्रॉपर कर करके करिएगा सो दैट आपका आंसर अच्छे से आए। और अभी ये क्लियर नहीं है कि जैसे वर्किंग है इसके अगेंस्ट में, तो वो वर्किंग आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। वो इवेंचुअली हमें पता चलेगा, राइट। तो आप अच्छे से ही प्रेजेंट करें, ये चीज़ का आप दिमाग लगाएं। उसका चेकिंग मेरे को नहीं लगता करेगा, बट आपको ये फ़ायदा होगा कि कम से कम आपका आंसर सही आएगा। तो एक केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू इज बेसिकली अ नॉर्मल क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। और ये नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो कोई भी आपके पास पेपर से, इंस्टीट्यूट मैट से, कहीं से भी हो सकता है। और उसी का सोल्यूशन आपको ABCD या 1 2 3 4 करके 4-5 पार्ट में पूछा जाएगा, जिसमें आपको सही आंसर चुनना है और वर्किंग ढंग से करना है, राइट। ये जो यहाँ पर आरटीपी है, इसमें मैं आपको सिर्फ वही सम्स कराऊंगा आज जो नया है, जो पहले आपने नहीं किया हुआ है। बहुत सारा मार्किंग यहाँ पे किया हुआ है क्योंकि मैं क्लास के पहले बट नेचुरली सॉल्व करके आपके सामने आया हूँ। टू अंडरस्टैंड पहले से पता होना चाहिए ना वीडियो बनाने के पहले कि क्या इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, तो सॉल्व करके आपके सामने आया हूँ। मेरा लिखा हुआ जो चीज़ है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। मैं बाकी आपको समझाऊँगा, इसको फॉलो करके बता दूँगा, ठीक है। आपको ये जो नोट्स है वो लेना है तो इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भरेंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने बोलेगा सीए इंटर नोट्स का। उस नोट्स ग्रुप में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग रूट है बट यही सबसे बेस्ट रूट हमें लगता है, इसीलिए हम इसी रूट से चलते हैं, ठीक है गाइज। तो नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे एंटर इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट का ये क्वेश्चन है ना, इसको पढ़ते हैं। आप भी अपना आरटीपी का नोट्स डाउनलोड कर लीजिए या ये वाला पहले ले लीजिए, या फिर आपके पास जो है आप उसी को फॉलो कर लीजिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। द परचेज कमिटी of A Limited has been interested to review the material procurement policy of the company. The chief marketing manager has appraised the committee that the company at present produces a single product X by using two raw material A and B. तो X नाम का एक प्रोडक्ट है जिसके लिए दो मटेरियल लगता है AB in the ratio 3:2. Material A is perishable in nature and has to be used within 10 days from goods received note डेट, अदरवाइज मटेरियल बिकम्स ऑब्सोलीट। तो ए क्या है, पेरिशेबल है। देखो यहाँ पे मैंने उसका थोड़ा सा डिटेल लिखा, नेचर पेरिशेबल है, लाइफ 10 डेज है। मटेरियल बी इज ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड इवन आफ्टर 1 ईयर। तो ड्यूरेबल है। देखो समरी लिखता गया, तो ये सब समरी आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए हमेशा। अपने से भी वर्किंग नोट हमेशा, क्वेश्चन मिल गया तो आंसर पेपर में ऐसे साइड साइड में बनाते रहेंगे। फिर मटेरियल इज परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट विद इन 1 to 2 days ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। तो 1 to 2 days दिया हुआ है। फिर मटेरियल बी ऑन द अदर एंड इज परचेज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट एंड इट टेक्स 2 to 4 days टू रिसीव द मटेरियल। तो 2 to 4 days है यहाँ पर टू रिसीव द मटेरियल इन द स्टोर। फिर द परचेज प्राइस ऑफ पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल A and B इज 30 and 44,
परचेज प्राइजेस 30 and 44 exclusive of taxes. To place an order the company has to incur an admin cost of 1200. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया हुआ 1200. देख रहे कैसे डेटा निकाला हुआ है. परचेज प्राइस तक हम लोग को मिल गया 30 44, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लिख लिया. तो ये सब आपको एग्जाम में हॉल में क्या करना है, अपने आंसर पेपर में रफली नोट 1 नोट 2 बोल के लिखते जाना है, या टेबल बना रहे हो तो एक ही नोट में बनेगा. फिर क्या, कैरिंग कॉस्ट फॉर मटेरियल ए एंड बी इज 15 and 5%. कैरिंग कॉस्ट इज 15 and 5. एट प्रेजेंट मटेरियल ए इज परचेज इन लॉट ऑफ 15,000 kg. तो लॉट है 15,000 kg का, ये देखो. एंड टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, तो डिस्काउंट मिलता है 10%. फिर जीएसटी एप्लीकेबल फॉर बोथ मटेरियल इज 18% एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल्ड. तो इनपुट अवेल हो जाएगा तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है. फिर बोल रहा है सेल्स डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडेड एन एस्टिमेट दैट द कंपनी कुड सेल 30,000 kg इन जनवरी 24 एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट द सेम ट्रेंड फॉर एंटायर ईयर. तो साल का 3,60,000 बेच सकते हैं. प्रोडक्शन के बारे में कोई जानकारी दिया हुआ नहीं है, तो जो सेल्स है वही प्रोडक्शन है. फिर बोल रहे रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज 5:3. तो अगर आपका आउटपुट इतना है 360, तो इनपुट होगा 360 इंटू 5/3 विच इज़ 6 लाख, ठीक है. और इस 6 लाख का फिर यहाँ पे ब्रेकअप समझ में आया था, ए बी में 3:2 है, तो ब्रेकअप कर लिया. 360 और 240 हम लोग को ए और बी का रिक्वायरमेंट है. दिस इज यू कैन से एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इतना होगा. एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इतना होगा. फिर क्या बोल रहा है, कंपनी वर्क्स फॉर 25 days इन अ मंथ एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली. द कंपनी वर्क्स फॉर 25 days इन अ मंथ, तो 25 दिन महीना में काम करते हैं, तो साल में हो गया आपका एनुअल कितना दिन हो गया, 25 इंटू 12 करके 300 दिन. क्या होता है ना, अभी क्वेश्चन जब पहली बार आप नया देखते हो आप ऐसे ही घबरा जाते हो, पता नहीं क्या करना है. एक एक वर्ड को पढ़ना है, एक एक फिगर को मार्क करके पढ़ना है. ये पढ़ने का तरीका आप लोग को क्लास में सिखाते ही हैं. फॉलोइंग क्वेरीज एंड कैलकुलेशंस टू बी केप्ट रेडी फॉर अ परचेज कमिटीज रेफरेंस. सो आपको परचेज कमेटी के लिए ये सब कैलकुलेशन करना है. पहला सवाल है, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 24 व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी रिक्विजिशन फॉर बोथ ए एंड बी. कितना मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, तो जरूरत कितना पड़ेगा 360 और 240, ये यहाँ पे हो गया. दिस इज योर पार्ट ए, ठीक है, पार्ट 1 यू कैन से. तो आंसर क्या है 360 और 240. अब ये क्या है, यहाँ पर जो बोला है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बोला है, ठीक है. तो ये तो एनुअल निकाले, तो मंथली निकालना है तो डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा. मंथली रिक्वायरमेंट विल बी डिवाइड बाई 12 विच इज़ 30,000 एंड हियर इट इज़ 20,000. तो 30,000 और 20,000 आ रहा है. सेकेंडली, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर बोथ मटेरियल ए एंड बी. तो EOQ फॉर बोथ मटेरियल ए एंड बी निकालना है, तो EOQ के लिए √2AO/C लगता है. तो A हम लोग को मालूम है 360, O हम लोग को मालूम है 1200, और C देखो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था 15% ऑफ परचेज प्राइस. इसमें यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया हुआ है. नॉर्मली हम लोग को इच्छा करता है, क्वेश्चन में बोला है डिस्काउंट, तो डिस्काउंटेड परचेज प्राइस लेने का इच्छा करता है, बट EOQ इग्नोर्स ऑल काइंड ऑफ डिस्काउंट. इसलिए मैंने एक यहाँ पे नोट लिख दिया, इग्नोर डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, और ये फॉर्मूला में बैठाया, तो देखो ऐसे आंसर आ गया. और सेकेंड केस में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज 5% है, 5% ऑफ 44 वो लेना है, और एनुअल कंजम्पशन है 240, तो 2 इंटू 240 इंटू 1200 बाई 5% ऑफ 44 सॉल्व किया, तो ये EOQ आ गया विच इज़ पार्ट 2 का आंसर. पार्ट 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है विच इज़ व्हाट वुड बी मैक्सिमम लेवल फॉर मटेरियल ए. इस तरह का एक क्वेश्चन RTP में भी पुराना दिया हुआ है. अगर आप अभी भी RTP वगैरह पुराना सब सॉल्व नहीं किए हैं तो बड़ा भूल किए हैं, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा. पुराना 5-6 RTP जाके ज़रूर सॉल्व करिएगा. हमारा एक किताब है दिव्य जड़ी बूटी बुक, उसका मैं सॉफ्ट कॉपी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. आप उससे भी RTP के जितने क्वेश्चंस हैं वो खोज के कर सकते हैं, या फिर हर चैप्टर वाइज उसमें सेग्रीगेटेड है. उस चैप्टर में जितना क्वेश्चंस आइडियली वो सारा कुछ आपको उस दिव्य जड़ी बूटी बुक का किया हुआ होना चाहिए, बट नहीं हो तो वह सिनेरियो में RTP का जरूर कर लीजिएगा, ठीक है. वो पूरा सॉल्व बुक रहेगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, अलग अलग RTP जाके डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा. चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड मिल जाएगा दिव्य जड़ी बूटी बुक में.
हमारा यूट्यूब चैनल पे ना दिव्य जड़ी बूटी बहुत चलता है, फाइनल में भी बहुत चला, इंटर में भी बहुत चलता है। तो आप कोई भी सम्स में अगर इंस्टीट्यूट मैट में फंस रहे हैं तो क्वेश्चन वाइज मार्किंग किया हुआ है हर वीडियो में, पूरा इंस्टीट्यूट मैट सॉल्व किया हुआ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देखना इंस्टीट्यूट मैट सॉल्यूशंस बोलकर कॉस्टिंग का सारा चैप्टर का सॉल्व किया हुआ है, और वो भी नंबरिंग तक आयत किया हुआ है। इवन दिव्य जड़ी बूटी बुक अगर आप रेफ़र करोगे तो उसमें तो हम लोगों ने इनिशियल बहुत सारे इसमें QR कोड तक ऐड डाला हुआ है सॉल्यूशंस का। तो दैट वे इट विल हेल्प यू फर्दर कि आप बस स्कैन करो और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन खुल जाएगा। तो आप देखोगे, डाउनलोड करो, देखो तो समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओगे। इसमें बोले मैक्सिमम लेवल निकालो। तो मैक्सिमम लेवल नॉर्मली कैसे निकलता है? ROL माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम प्लस EOQ बोलते हैं। बट अगर क्वेश्चन में अपना ही कोई ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लॉट साइज दिया हुआ है, तो इसको ROQ भी बोला जा सकता है। तो प्रेफर्ड होता है जब ROQ दिया तो ROQ लेना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने सर्कल किया हुआ ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम रेट इंटू मिनिमम यूसेज करना है। और ROL कैसे आएगा? मैक्स लीड टाइम इंटू मैक्स यूसेज। तो मैक्स लीड टाइम क्या है? यहाँ पे 1 to 2 डेज दिया हुआ है जैसे, तो 2 डेज मैक्स लीड टाइम है। मैक्स रेट ऑफ यूसेज कैसे आएगा? तो मैक्स रेट ऑफ यूसेज क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, यूसेज का अलग अलग फिगर। तो जो एवरेज यूसेज है वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है, ऐसा मान लेंगे। तो आपका साल का यूसेज मालूम है 3,60,000, तो उसको डेली में लाना है, तो 3,60,000 बाई 300 कर लो। तो 3,60,000 बाई 25 इंटू 12 की यानी 300 आ गया। दिख रहा है आपको? 3,60,000 बाई 25 इंटू 12 किया तो ये 300 से डिवाइड हो गया, इंटू 2 किया, तो दैट इज़ योर ROL। ROQ इज़ द क्वांटिटी दैट वी आर ऑर्डरिंग विच इज़ 15,000। यहाँ पे ये भी देखने का चीज़ है कि 15,000 है, नॉट EOQ। माइनस मिनिमम रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम यूसेज। तो मिनिमम लीड टाइम है 1 डे और मिनिमम यूसेज है वही 3,60,000 बाई 300। तो इससे आया ROL 16,200। ठीक है, बट सिंस ये एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो ऐसा सम आपको पहले भी बताया हुआ है, नहीं ध्यान है आपका, किया हुआ नहीं है, तो आपको ये सीखना ज़रूरी है। पेरिशेबल प्रोडक्ट में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप फिर ज़्यादा क्यों रखोगे, 10 दिन तक पेरिश ही हो जाएगा, तो इतना क्यों रखोगे? तो 10 दिन का क्वांटिटी कितना होता है वो देखो। 10 दिन का रिक्वायरमेंट है 3,60,000 बाई 300 इंटू 10 करोगे तो 10 दिन का आ रहा है 12,000। तो 12,000 अगर 10 दिन का कंजम्पशन है और 10 दिन में सब खराब हो जाता है तो हम 12,000 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये हमारा इसका ट्रिक था, और इंस्टीट्यूट ने आंसर भी मस्त बनाया, देखो 16,200 भी ऑप्शन में दिया है। तो पेरिशेबल का मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक का फॉर्मूला ऐसा होता है, लोअर ऑफ। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट 4 देखो, ये थोड़ा सा टेटिया क्वेश्चन है, मतलब इसका सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट से जो दिया वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, तो मैं आपको अपने तरफ से पहले पूरा समझाता हूँ। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट करो सेविंग और लॉस इन केस ऑफ मटेरियल A इफ परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू EOQ। तो करंट में परचेज ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? 15,000 है। करंट में 15,000 kg का लॉट है, और EOQ में हम लोग निकाले थे 13,856, 13,856 का क्वांटिटी हम लोगों को फॉलो करना है। तो सेविंग और लॉस निकालना है, मतलब आपको टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट को कंपेयर करना है, राइट। तो परचेज कॉस्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे निकालेंगे? हम लोग को साल का परचेज करना है 3,60,000, करंट में 10% डिस्काउंट मिलता है तो 30 का 90% हुआ 97,20,000। कैन यू अंडरस्टैंड? 97,20,000 आ रहा है। फिर आपका नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 36,000 इंटू यहाँ पे पूरा पेमेंट लग गया 30 रुपये, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये करंट लॉट साइज में डिस्काउंट मिलता है, अभी आपका लॉट साइज कम हो रहा है तो डिस्काउंट नहीं देगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होना चाहिए? 3,60,000 बाई 15,000, जितना आप ऑर्डर कर रहे हो 15,000 करके ऑर्डर कर रहे हो, तो डिवाइड बाई 15,000 इंटू 1200 होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 28,800 आ रहा है। और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? 15,000 बाई 2 इंटू जो भी अपना नेट परचेज प्राइस है वो है 30 का 90% इंटू कैरिंग कॉस्ट परसेंट है 15%, तो ये टोटल कैरिंग कॉस्ट है, और इससे टोटल कॉस्ट हमने निकाल लिया। और EOQ में जाएंगे तो बस आपका क्वांटिटी जो है 13,856 से डिवाइड होकर इंटू 1200 होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो भी आया उसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया, 3,60,000 बाई 13,856 करेंगे ना तो ये 25.98 आ रहा है, उसको 26 कर लिया, तो 26 इंटू 1200 किया 31,200 आया। फिर 13,856 बाई 2 इंटू 30 इंटू 15%,
जो कैरिंग कॉस्ट का फंडा है वो लिया, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है इसलिए 30 रुपया पूरा लिया गया है। और ऑलमोस्ट वो दोनों EOQ पे सेम ही आता है, तो उस नियरेस्ट सेम ही आ रहा है, जस्ट राउंड ऑफ का इफेक्ट है, तो इससे टोटल निकाल लिया। तो हिसाब से मेरे बस ये दोनों को कंपेयर करके ही आपका सेविंग्स निकल जाना चाहिए था, जो कि ये आ रहा है, बट ये कोइंसिडेंटली ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। तो जब सॉल्यूशन देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि अरे क्या करना है इसमें। तो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में क्या चीज़ किया हुआ है जिसका लॉजिक उतना सेट नहीं हो रहा है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ वहाँ पे किया हुआ क्या है। वहाँ पे ये 15,000 के जगह 12,000 लिया हुआ है, बस यहाँ पे 12,000 लिया हुआ है। क्या लॉजिक 12,000 का, वो बस मैक्सिमम स्टॉक लेवल 12,000 है तो 12,000 ऑर्डर कर रहे हैं। ये गलत है मेरे राय में, है ना, मेरे राय में वो गलत है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी 12,000 लिया ही नहीं जाएगा। जब आप 15,000 ऑर्डर कर रहे हैं तो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे 12,000 के हिसाब से लगाएंगे? तब तो पूरा इक्वेशन ही मैच नहीं हो रहा ना, कोई भी EOQ भी मैच नहीं हो रहा। तो इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है उसमें 12,000 पे यहाँ पे कॉस्ट लिया हुआ है, ये दोनों पे ये 12,000 पे क्वांटिटी लिया हुआ। बट अगर यहाँ पे आप 12,000 ले रहे हो इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन में, तो नीचे भी यहाँ फिर क्वांटिटी 12,000 लेनी थी। कैरिंग में जब आप ऑर्डर ही अगर 12,000 करो तो कैरिंग में भी 12,000 लेते, बट कैरिंग में भाई साहब 15,000 और 13,856 ही लिया हुआ है। तो इफ़ आई विल शो यू द सॉल्यूशन यू विल अंडरस्टैंड मोर बेटर कि इंस्टीट्यूट का जो वर्किंग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आया है वो कैसा आया है। वो देखो यहाँ पे 12,000 से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाला गया, बट कैरिंग कॉस्ट में भाई साहब जो है वो 15,000 से और 13,856 से लिया गया। तो ये पूरा मैच नहीं कर रहा है। तो फिर भी इंस्टीट्यूट से मैच कराना है अगर, तो सही प्रेजेंटेशन अगर करना है तो वो इंस्टीट्यूट ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि हम क्यों 12,000 ले रहे हैं, उसका मीनिंग समझें अंडरलाइन जाकर कि वो 12,000 क्यों ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पेरिशेबल है, 12,000 से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो आप ज़्यादा ऑर्डर क्यों करोगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम 15,000 ऑर्डर नहीं करेंगे तो 10% डिस्काउंट ही नहीं देगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो मेरा 15,000 के हिसाब से लगना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, तो मेरा लॉजिक मुझे यहाँ पे बायबल लग रहा है। इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि नहीं 15,000 तुम्हें यहाँ नहीं लेना, 12,000 ही लेना, जो मुझे बायबल नहीं लग रहा कि आप कैरिंग कॉस्ट 15,000 का लगा रहे हो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट 12,000 पे ले रहे हो, तो बायबल नहीं है पॉइंट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोनों में मैं 15-15 रखूँगा। अब इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है, 12,000 खरीदा तो अब 15,000 आपका ऑर्डर साइज़ है तो 3,000 ऑब्सोलीट हो गया। हाँ तो ठीक है, 3,000 ऑब्सोलीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। 3,000 ऑब्सोलीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो 3,000 का ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट अलग से ऐड कर रहे हैं। 3,000 का इंस्टीट्यूट का वर्किंग बोल रहा है ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट बोल के हम अलग से ऐड करेंगे। तो अब मेरा ये पॉइंट है कि आप अलग से फिर ऐड क्यों करेंगे। मेरा ये पॉइंट है कि यहाँ पे 3,000 जो ऑब्सोलेसेंस का एक अलग से कॉस्ट ऐड किया हुआ है हर ऑर्डर का, वो अलग से ऐड कर दिया 27 रुपये करके। तो ऑब्सोलेसेंस का एक कॉस्ट ऐड भी किया तो ये भी लॉजिकली बैठ नहीं रहा। रीज़न बीइंग आपने इसको ऑर्डर नहीं किया, इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं लिया, ठीक है, बट इसका परचेज कॉस्ट ऐड कर लिया। मतलब ऑब्सोलेसेंस का व्हाट दे हैव डन इज they have taken purchase cost as a loss due to obsolescence। ऑब्सोलेसेंस का जो टोटल कॉस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ऑब्सोलेसेंस का अलग से कॉस्ट निकालने बोला जाता तो वो होना चाहिए जो 3,000 हर महीना हम लोग खरीद रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, हर ऑर्डर पे एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, हर महीना नहीं, हर ऑर्डर पे 3,000 एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, 15,000 खरीद रहे हैं। और आपने यहाँ पे 12,000 का ऑर्डरिंग कॉस्ट लिया ना, 12,000 के अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट लिया है, चीज़ को समझना, आपने यहाँ पे 12,000 के ऑर्डरिंग कॉस्ट यदि लिया है तो जो ऑब्सोलीट हो रहा है उसको भी तो खरीदा गया, तो उस 3,000 का भी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होना चाहिए ना। मेरे हिसाब से ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट जो होगा उसमें एक परचेज कॉस्ट भी आना चाहिए उसका, प्लस उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आना चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सिंस 12,000 के हिसाब से निकाल के लिया हुआ है, तो 3,000 जो खरीदा उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसको मे भी ओवरहेड्स की तरह ट्रीट करो तो अलग बात है, बट ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट मेरे हिसाब से परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों आएगा। तो जो 3,000 है उसका परचेज कॉस्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी अलग से आना चाहिए। दैट इज़ द करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ
ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट. नाउ माय अनदर पॉइंट इज कि इन एनी वे आप मान लीजिए परचेज कॉस्ट जो यहाँ पर ले रहे हैं वो 3,60,000 का ले रहे हैं, राइट. तो इसका मतलब आप 360 का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप अज्यूम करें कि 12,000 इंटू 30 ही मेरा कंज्यूम होगा, बट परचेज कर रहे हैं हम लोग 15,000 इंटू 30. 15,000 का ऑर्डर साइज है, 30 ऑर्डर्स प्लेस होगा, राइट. परचेज करें 15,000 इंटू 30, बट यहाँ पे परचेज कॉस्ट कितना का ले रहे हैं? 3,60,000 का. 3,60,000 का ले रहे हैं, मतलब 12,000 इंटू 30 का ले रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको? तो परचेज कॉस्ट हमने 12,000 इंटू 30 का लिया, राइट. बट 15,000 परचेज कर रहे हैं, तो जो 3,000 का डिफरेंस है, 3,000 का डिफरेंस इंटू 30 ऑर्डर, वो कहाँ गया? आप तो 15,000 का ऑर्डर लगा के आ रहे हो ना, तो वो 3,000 इंटू 30 का कॉस्टिंग यहाँ पर दिखा दिया गया अलग से, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस बोलकर. और जो 3,000 का ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी दिखाना चाहिए, जो दिखाया ही नहीं है. तो ये टेबल जो है ना थोड़ा मेरे को कम समझ में आया पर्सनली, तो इसलिए मैं आपको रिलेट करके समझा रहा हूँ कि यहाँ पे किया हुआ क्या है. यहाँ पे 3,60,000 कंज्यूम होगा, उसका परचेज कॉस्ट लिया है, बट आप ऑर्डर करो 15,000 करके 30 बार. अगर आप 30 बार ऑर्डर, 30 नंबर ऑफ ऑर्डर्स ले रहे हो तो 15,000 इंटू 30, तो हिसाब से आपने 4,50,000 ऑर्डर कर डाला, ठीक है. तो ऑफकोर्स 4,50,000 ऑर्डर कर दिया तो 90,000 एक्स्ट्रा ऑर्डर हो गया, तो वो 90,000 अब ऑब्सोलीट होगा. तो 90,000 का यहाँ पर ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट 27 रुपये करके लिया हुआ है, बट मैं बोल रहा हूँ उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी उसका हिस्सा का डालना चाहिए था, ठीक है. और उसी तरह से EOQ वाले केस में भी एक वर्किंग बनता है, जिस तरह से यहाँ पे बन रहा है. 15,000 की जगह वहाँ 13,856 है, तो 12,000 ही कंज्यूम होगा, 1,856 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1,856 एक्स्ट्रा का आप देखिए यहाँ पर वापस ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट डाला हुआ है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. और अगेन गड़बड़ क्या है कि इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कंसिडर नहीं किया हुआ है. तो मैंने क्या किया, इसको फिर से रीथिंक किया कि यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ उसको देखो. तो मैं बोला कि यार 360 अगर एनुअल कंजम्पशन है तो हम 360 को ही 15,000 kg का लॉट में खरीदे, ठीक है. 360 को हम 15,000 kg का लॉट में खरीदे, ओके. और मेरा उसका कॉस्ट इतना आ रहा है 28,800, ओके. मेरा उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? 28,800 आ रहा है, और उस 15,000 का ही मैंने कैरिंग कॉस्ट डाल दिया. अब इसी के साथ यदि मेरे को ऑब्सोलेसेंस अगर जोड़ना है, मेरे को यदि ऑब्सोलेसेंस जोड़ना है तो मैं अलग से मान ले रहा हूँ कि अज्यूम करते 30 ऑर्डर ही दोनों केस में प्लेस करेंगे. एक अज्यूम करें ये भी 30 ऑर्डर क्यों आ रहा है, मेरे केस में भी 30 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 30. 360 बाई 15,000 कर रहे तो कितना आ रहा है? 360 बाई 15,000 कर रहे तो 24 ऑर्डर ही आ रहा है, ठीक है. तो यहाँ 24 ऑर्डर आ रहा है. अज्यूम करिए कि आप 30 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो 6 ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट और 90,000 इंटू 27, ये कहाँ से आया? जो एक्स्ट्रा परचेज हो गया, ऑब्सोलेसेंस का कॉस्ट निकालना है. एक्स्ट्रा परचेज कब होगा? जब 15,000 का 30 ऑर्डर प्लेस किया जाएगा. तो 15,000 का जब 30 ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो आपका 4.5 लाख आ जाएगा. हम तो 360 का ही परचेज कॉस्ट पकड़े हुए हैं, तो 90,000 का एक्स्ट्रा परचेज कॉस्ट जो है वो यहाँ पे जोड़ा और उसका ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट भी जोड़ा. तो ये कितना आया? 24,37,200 आया. इस 24,37,200 को इसके साथ अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 97, 79, 175 प्लस 24,37,200, अगर आप इन दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है? 97, 79, 175 प्लस 24,37,200, तो ये आ रहा है 122, 16,375. तो ये आंसर वही है इंस्टीट्यूट का जो आंसर है, 122, 16,375 मैच हो रहा है, ठीक है. तो वो वर्किंग अगर हम अपने नीचे में देखेंगे ना तो वापस वो घूम फिर के वही आ गया 122, 16,375. तो क्या मान लीजिए प्रेजेंटेशन चाहे जैसे भी यहाँ पे किया हुआ हो, हम अपने तरीके से अगर समझ के करें
तो क्या होगा, यहां पर देखना ऑब्सोलेसेंस इफ 30 ऑर्डर्स आर प्लेस्ड, उसका कॉस्टिंग अलग से निकाला, क्योंकि यहाँ पे 24 ऑर्डर है तो 6 ऑर्डर और। अब आप बोलेंगे 30 ऑर्डर क्यों? 30 ऑर्डर उस हिसाब से कि आपका एट ए टाइम 12,000 से ज़्यादा का स्टॉक ला के मतलब नहीं है, ठीक है। तो मतलब फिर सप्लायर बोलेगा कि आप तो 15,000 लेंगे तभी हम 10% डिस्काउंट देंगे, तो 3,000 हम एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं बस फेंकने के लिए, समझ गए। तो अगर वो उस लॉजिक को पकड़ा जाए कि हम लोग 360 कंज्यूम करेंगे एक साल में और एक बार में 12,000 से ज़्यादा का काम नहीं है क्योंकि ख़राब हो जाएगा, तो हम 30 ऑर्डर प्लेस करेंगे टू मीट दैट रिक्वायरमेंट, बट सप्लायर हमको उस 30 ऑर्डर में 3,000 और एक्स्ट्रा देगा, 12,000 नहीं देगा। तो 3,000 जो एक्स्ट्रा देगा वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, फेंक देंगे वो। तो वो 3,000 का कॉस्टिंग 30 बार ऑर्डर का 90,000 इंटू 27 करके ये अमाउंट अलग से निकाला। उसी तरह से सेकेंड केस में भी निकाला, जो EOQ वाला केस है उसमें आपका वही ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 इंटू 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 26 ऑर्डर पकड़ा हुआ है, तो फिर 30 ऑर्डर पकड़ा जाए तो 13,856 आप बोल रहे हैं नहीं लेंगे हम 12,000 ही लेंगे, हम 30 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 1,856 एक्स्ट्रा आएगा, तो 1,856 30 ऑर्डर का एक्स्ट्रा आएगा, उसका कॉस्ट 30 रुपये करके ये ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट लगेगा। तो अगर आप इस कॉस्ट में ऑब्सोलेसेंस का कॉस्ट जोड़ देते हो, ठीक है, फिर दोनों का डिफरेंस लेते हो तो इसमें से एक आंसर मैच होगा। तो 97, 79, 175 प्लस ऑब्सोलेसेंस करेंगे तो वो है 24, 37, 200, और यहाँ पर कितना है 16, 75, 200। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 97, 79, 175, 24, 37, 200, 122, 16, 375, 108, 62, 376 प्लस 16, 75, 200, 11, 12, 53, 7, 75, 76 माइनस 122, 16375, तो 3, 21, 201 का सेविंग्स हो रहा है इफ़ EOQ लॉस हो रहा है, मतलब बी आंसर आ रहा है। अगर EOQ फॉलो करे तो कॉस्ट बढ़ जा रहा है, तो लॉस हो रहा है 3, 21, 201, जो कितना करीब करीब बनाया है। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? देखो इसमें मेरे हिसाब से मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो फिर भी थोड़ा सा बेटर है, इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन भी ठीक है अपने हिसाब से, है ना। जो समझ जाओ आप वही सही है ना। इंस्टीट्यूट क्या वर्किंग बोल रहा है, 3,60,000 को डिवाइड बाई 12,000 करो और फिर आप उस 12,000 से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो। उस 12,000 से वो बोल रहा है आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो, और उसके बाद ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट में वो सिर्फ परचेज कॉस्ट घुसा रहे हैं, और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ऑर्डर्स का ले रहे हैं, यहाँ पे 30 ऑर्डर का ले रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट जो जैसे अपने वर्किंग करते हैं ना, स्टैंडर्ड वर्किंग वैसे ही करते हैं। कॉस्ट आ गया, अब मेरे हिसाब से तो यहीं तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। बट सिंस हाँ चलो ठीक है कि आप ऐसा एक अजम्पशन ले सकते हो कि 30 ऑर्डर आएगा, उससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं आएगा, प्रोवाइडेड वो पेरिशेबल नेचर का ब्लॉक है दिमाग में। 3,60,000 डिवाइड बाई 12,000 मैक्स जो अपना रिक्वायरमेंट है या यूज़ हो सकता है, उतना ही हम लोग अगर एक बार में अपने मेन काम के लिए मंगवाएं तो 30 ऑर्डर हमको साल में प्लेस करना पड़ेगा, और हर ऑर्डर में मेरे पास 1,856 एक्स्ट्रा आएगा और इधर 3,000 एक्स्ट्रा आएगा, तो वो बेकार जाएगा। समझ गए? तो जैसे भी आप प्रेजेंट कर लो। अब इंस्टीट्यूट अगर ऐसे दिखाया है और ये सम आया है एग्ज़ाम में, तो वो चाहेगा कि आप यही वाला करो, मेरा वाला करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी एक लॉजिक, एक एंगल पता चले
मैं आपके जगह होता तो मैं रेड पेन से जितना तक है उतना तक ही करके सोच रहा होता, अरे भाई यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, बट वो ऑब्सोलेसेंस का ये क्लिक करना थोड़ा सा टफ है। ओके, खैर अब नेक्स्ट आ जाओ। कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा हो ना तो एक पार्ट को लेके ना वरी नहीं करना है हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे वो पार्ट। ओके, दो एक पार्ट को लेके स्टिक नहीं होंगे बहुत ज़्यादा देर तक, क्योंकि अपने को तो टाइम से पूरा पेपर ख़त्म करना है। तो हम स्किप करके नेक्स्ट पार्ट में स्विच कर जाते हैं, एक का डैमेज बाकी पेपर पे नहीं होने देते हैं। कुछ पार्ट ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में जो कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, बाकी और को भी लेके डूबेंगे। तो जब ऐसा कुछ आया हो तो उस समय क्या करना है, बच के निकलना है। नेक्स्ट क्या है, देखो मिनिमम लेवल ऑफ ए पूछा है, ये इजी, आर ओ एल माइनस एवरेज इंटू एवरेज होता है। आर ओ एल 2 दिन का लीड टाइम से निकलेगा और एवरेज जो है 2 + 1/2 करके 1.5 दिन से आ रहा है। और कंजम्पशन का रेट हम लोग को मालूम है 3,60,000/25 × 12, तो इससे आंसर आ रहा है 600। दिस इज गुड। नेक्स्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट का देखो, ये लेबर टर्नओवर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तो इजी क्वेश्चन है बट फिर भी 2-4 लाइन है ना एक्स्ट्रा ऐड करने का इंस्टीट्यूट को आदत होता है। आपको वो प्रॉफिट फोरगोन वाला क्वेश्चन याद होगा लेबर टर्नओवर का, वही क्वेश्चन है बट 2-4 एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दिया जिससे कई बार बच्चा क्रैक नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट इज़ 50,000 आवर्स। तो 50,000 घंटा ट्रेनिंग में जाएगा। बोल रहा है उसमें प्रोडक्टिविटी इज़ 60% फॉर द एक्सपीरियंस वर्कर्स। टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस वर्कर इज़ 10 आवर्स पर यूनिट। एक्सपीरियंस वर्कर 1 यूनिट बनाने के लिए 10 घंटा लेता है और 60% काम ही इसमें प्रोडक्टिवली हुआ। तो 40% अनप्रोडक्टिव रह गया, तो अनप्रोडक्टिव टाइम मैंने निकाल दिया 20,000 घंटा। ठीक है, फिर बोल रहा है 20% ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वॉज डिफेक्टिव। तो आउटपुट कितना आया होगा ट्रेनिंग पीरियड में, 60% आउटपुट आया, 60% प्रोडक्टिविटी था, 60% आउटपुट आया, तो 30,000 घंटा का आउटपुट आया। तो 30,000 घंटा प्रोडक्टिव हुआ, उसमें 10 घंटा करके पर यूनिट लगता है, तो 3,000 यूनिट आया। उसका 20% डिफेक्ट था 600, तो गुड यूनिट्स 2400 आया। बोल रहा है उसको रेक्टिफाई किया गया 25 रुपये के हिसाब से, तो रिवर कॉस्ट 15,000 रुपये लग गया। कितना रुपया लग गया, 15,000 रुपये लग गया। रिवर कॉस्ट कितना हो गया, 15,000 रुपये हो गया। फिर बोल रहे पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वॉज 1,00,000 घंटा। तो 1,00,000 घंटा हम लोगों का डिले हो गया रिक्रूटमेंट में। 1,00,000 घंटा क्या होगा, डिले इन रिक्रूटमेंट, विच इज़ 1,00,000 घंटा। आवर्स लॉस्ट इज 1,00,000 आवर्स। आवर्स लॉस्ट इज 1,00,000 आवर्स। ओके, पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट इज 1,00,000 आवर्स। तो 1,00,000 घंटा खराब हो गया, ये अलग से खराब हुआ, 50,000 को इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से 1,00,000 घंटा यहाँ खराब हुआ। और आपको याद है ये सब सिखाया था, 2 तरह से आवर्स खराब होता है, एक अनप्रोडक्टिव टाइम ऑफ ट्रेनिंग वाला वर्कर और एक अलग से जो आवर लॉस्ट हुआ। तो 2 घंटा हमारा खराब हो गया, 1,00,000 + 20,000, 1,20,000 घंटा खराब हो गया। फिर क्या है, सेलिंग प्राइस इज 180, पीवी रेशियो 20%, तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिए 36, कंट्रीब्यूशन पर आवर भी निकाल लिए 3.6, 10 घंटा पर यूनिट आता है, तो पर यूनिट के लिए 10 घंटा लगता है, तो 1 घंटे का हो गया 3.6। फिर ये सब खर्चा लग रहा है, सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, तो तीनों मिला के कॉस्ट आया 453, वो हमने जोड़ लिया। देख रहे कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कितना वर्किंग कर लेते हैं। अब ये सब जो मैंने वर्किंग किया, ये आपका नोट 1 बन जाएगा, ये आपका नोट 2 बन जाएगा, है ना। भले ही प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो चाहे नहीं हो, आपको कॉपी में करके तो आंसर निकालना पड़ेगा ना। आवर्स लॉस लिख देंगे नोट 3, नोट 4 में ये लिख लेंगे, नोट 5 में तीनों का कॉस्ट लिख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वर्किंग करते जाना है। फिर बोल रहा है, यू बीइंग एन एसोसिएट फाइनेंस टू जीएम हैज़ बीन आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। तो लेबर टर्नओवर के कारण कितना आउटपुट लॉस्ट हुआ, जो आवर लॉस्ट हुआ उसका प्रोडक्शन, आवर लॉस्ट 120 हुआ तो उसका प्रोडक्शन 12,000 आंसर है। अब बहुत बार इसमें आदमी बोल देता है 12,000 + 600, डिफेक्टिव को इंक्लूड कर लेता है। तो डिफेक्टिव तो क्या है, रीवर्क कर लिया ना, रीवर्क कर लिया, ख़राब नहीं हुआ, उसको रेक्टिफाई कर लिया, तो आउटपुट लॉस में नहीं आएगा, कॉस्ट में आएगा। बट आउटपुट लॉस्ट इज ओनली 1,20,000 से जो आंसर आ रहा है वो है 12,000।
सेकेंडली बोल रहा है कितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ ड्यू टू लेबर टर्नओवर, तो 12,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ है एट द रेट 36, 12,000 इंटू 36 आंसर है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डिफेक्टिव यूनिट्स, वो निकाल लिया था 600 इंटू 25, 15,000। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस बाय कंपनी ड्यू टू लेबर टर्नओवर, तो खर्चा क्या क्या लग गया, एक तो 453 लग गया प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट यहाँ पे बोला था ऊपर में 432, तो 453 के साथ 432 प्लस एक रिवर कॉस्ट आ गया 15,000, तो तीनों को जोड़ दिए तो टोटल नुकसान निकल आया। फिर हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ न्यू वर्कर, न्यू वर्कर का इनएक्सपीरियंस के कारण कितना आउटपुट का नुकसान हो गया, इनएक्सपीरियंस होने के कारण हमारा 20,000 घंटा का नुकसान हुआ, अनप्रोडक्टिव रहा। ठीक है, तो 20,000 घंटा का 10 रुपया करके 10 घंटा पर यूनिट करके 2,000 यूनिट्स आ रहा है। अब इसमें भी 2600 बहुत मन करता है आंसर लिखने का, क्योंकि लगता है कि 600 खराब हो गया। भाई साहब ये 600 खराब नहीं हुआ, इसका बस एक्स्ट्रा कॉस्ट आया। 600 तो रीवर्क कर लिया गया ना, इट वॉज रीवर्कड एंड देन कन्वर्टेड इनटू गुड यूनिट्स। रीवर्क हो गया मतलब खराब हो गया, ये मत सोचना। तो इसका आंसर 2,000 होगा। जो खराब हुआ है उसका बात करो, लॉस्ट का बात करो। ऑडिट फिर भी इजी था कंपैरेटिवली, बट एक दो लाइन है ना ये आउटपुट डिफेक्टिव वाला, ये ट्विस्टेड था। ये हम लोग के जो मेन सम्स हैं अभी तक के किए हुए, उसमें ये वाला पैराग्राफ का इम्पैक्ट नहीं था। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, विच इज़ थर्ड। अब इस तरह से क्या आप एमसीक्यूज नहीं कर पाओगे, ये बताओ। एमसीक्यूज के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन का दरकार है, ऐसा लगता नहीं है, राइट। एमसीक्यूज के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन का दरकार हम लोगों को लग नहीं रहा है। और नेक्स्ट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से क्वेश्चन है, ये अंडर और ओवर एब्जॉर्ब का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग हाफ ईयर एंडिंग इंटर डिपार्टमेंटल रिव्यू मीटिंग ऑफ पी लिमिटेड, कॉस्ट वेरिएंस रिपोर्ट वॉज डिस्कस्ड एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स वर असेस्ड for the period of first 6 months of financial year. Following information were extracted from the books. Actual overhead है 34,08,000। फिर बोल रहा है अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स पेड एज पर कोर्ट ऑर्डर। ये एबनॉर्मल अमाउंट्स जो भी हैं उसको हटा देते हैं, अपनी कॉस्टिंग पीएल में डाल देते हैं, याद है। तो एबनॉर्मल अमाउंट पीएल में जाएगा, प्रीवियस ईयर का अमाउंट इस ईयर में आएगा तो वो भी हटेगा, अपना रिमूव होगा। पीएल में जाएगा मतलब इसको बेसिकली यू कैन से रिमूव होगा, मतलब इस कॉस्ट से हटाना है 34,08,000 से। फिर पेड टू वर्कर्स फॉर स्ट्राइक पीरियड पीएल का, एब्सोल्यूट स्टोर्स पीएल का है। तो इन सब से जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 10,06,000, उसको हम लोग हटा देंगे तो 24,02,000 आ रहा है। दिस इज आवर नेट एक्चुअल अमाउंट, फालतू का अमाउंट को हम लोग हटा देते हैं। फिर बोल रहा है प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा, मान लीजिए ये 24,02,000 हमारा नोट 1 बन गया। फिर प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा फॉर 6 मंथ्स बोल रहा है, प्रोडक्शन हुआ फिनिश गुड्स का 1,10,000, WIP का है 80,000 जिसमें 50% कंप्लीट है, सेल्स हुआ फिनिश गुड्स का 90, तो सेल्स हम लोग पकड़ लिए 90,000 यूनिट्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स हो गया 20,000, कैसे 1,10,000 प्रोड्यूस हुआ, उसमें से 90,000 सेल हो गया, तो 20,000 बचा। और जो WIP है उसमें 80,000 का 50% करे तो 40,000 आ रहा है, 80,000 का 50% करे तो ये आ रहा है 40,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स लेना आपको। ठीक है, तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आपने नोट नंबर 2 में निकाल लिया, जो आ रहा है 1,50,000। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, मशीन आवर्स वर्कड वे 3,000। फिर बोल रहा है बजटेड ओवरहेड्स है 50-40 और आवर्स है 6,000, तो ओवरहेड रेट पर आवर निकाला हमने, दोनों को डिवाइड किया, ये आपका नोट नंबर 3 हो गया समझ लो। ओवरहेड रेट पर आवर आ गया 840, तो अभी 3,000 आवर काम हुआ है तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गया नोट नंबर 4 में। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड 3,000 इंटू 840, 25,20,000। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द मीटिंग अ डेटा एनालिटिक रिपोर्ट रिवील्ड दैट 40% ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन वाज ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन पॉलिसीज एंड द बैलेंस वाज एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज इन कॉस्ट। तो जो डिफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव प्लानिंग से होता है, उसको पीएल में डालते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, क्लियरली एक्चुअल अमाउंट कम है तो अंडर एब्जॉर्ब, तो अंडर एब्जॉर्ब्ड आ रहा है 1,18,000 और इसमें से 40% बोल रहा है डिफेक्टिव है, इसमें से बोल रहा है 40% आपका डिफेक्टिव है, तो उसको हटा दीजिए 40% को, तो जो रिजल्ट है वो आएगा नेट अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट। नेट अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट 1,18,000 माइनस 47,200 करके आ रहा है 70,800।
तो ये नेट अंडर एब्जॉर्प्शन आ गया हम लोगों का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सवाल एक एक करके हैंडल करो। हाउ मच वॉज द बजटेड मशीन आवर रेट यूज टू रिकवर ओवरहेड, आंसर इज 840। 840 वॉज द रेट। आ गया। सेकेंड, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड हैज बीन रिकवर्ड, तो 840 इंटू 3000, 25-20 जो हम लोग यहाँ पे भी निकाले थे 25-20। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विट इज़ द अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, तो अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन आया 25-20 और 24 लाख दो को कंपेयर करके 1,18,000, 1,18,000 अंडर एब्जॉर्ब्ड, 1,18,000 अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। 1,18,000 इज अंडर एब्जॉर्प्शन, बी। फिर उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रेट आता है अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू नॉर्मल रीजन इज 70,800 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाई 1.5 लाख। तो ये आपका सप्लीमेंट्री रेट आ गया। सेव दिस इज योर नोट नंबर 5। 0.432 आ रहा है, 0.472 आ रहा है, 0.472 आ गया सप्लीमेंट्री रेट। और फिर बोल रहा है कितना अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस में लोकेट होगा, तो 0.472 इंटू इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ WIP, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स है 50% के हिसाब से 40,000, तो 0.472 इंटू 40,000 करके आ रहा है 18,800, ओके 18,880। तो ये बहुत आसान सा था, है ना, बट फिर भी क्या है ना, ये इसमें ना एक दो आइटम जो नया आता है ना वो देख के घबराहट होता है क्या होगा। तो एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होगा, एग्ज़ाम में जानबूझ के सिचुएशन बना के दिया जाता है कि कुछ नया तो दे, तो बच्चा क्या करता है वो देखें। तो जैसे ही कुछ नया आता है हम लोग पैनिक कर जाते हैं और बस वही तो टेस्ट हो रहा है, तो उस समय एक बार वापस पढ़ने का और जो क्लिक करे वो कर देने का, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। उस समय मेरे से नहीं हो रहा है तो बस गए, वो अटैक कर देगा, आपका माइंड आपके ऊपर अटैक कर देगा, मार 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 इसको, मार मार मार, आस्ते बच्चोर आबार हबे, आस्ते बच्चोर आबार हबे, मतलब वापस बुलाएगा, आस्ते बच्चोर आबार हबे बंगाली में बोलते हैं। फिर से होगा दुर्गा पूजा में, अगला साल फिर होगा, तो वैसे आपका भी दिमाग बुलाएगा अगला टर्म फिर आना पड़ेगा, अगला टर्म फिर आना पड़ेगा, ए नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, उसको अटैक करने नहीं देना है। डीप ब्रीदिंग करने से वो दूर होता है, जो क्लिक करे वही करना है, गलत हुआ हुआ। और यहाँ तो ऑप्शंस दिया हुआ तो फिर भी आगे पीछे करके हम लोग आ सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है तो स्किप एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो जो रिपीट क्वेश्चन है गाइज वो टेकअप नहीं किया जा रहा है, जैसे पुराने क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं, कुछ नया नहीं है, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, 4 नहीं कर रहा। 5 कॉस्ट शीट का वैसे तो कुछ नया नहीं है, खाली फिगर्स चेंज्ड है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा, फिर भरा नहीं, लास्ट में छोड़ दिया खाली फॉर्मेट लिखकर, है ना। एक बार फिर भी आप फ्लो में देख लो क्या क्या बोल रहा है। कॉस्ट शीट बहुत ईजी सा है, मेरा तो रिकमेंडेशन है कि अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए, फिर यहाँ से मिलाइए। मटेरियल परचेज्ड है, फ्रेट इनवर्ड है, तो ये सब रॉ मटेरियल का ही पार्ट है, राइट। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स आर डायरेक्ट वेजेस, फिर रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन इज डायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट पेड फॉर फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंस, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स डायरेक्ट एक्सपेंस। ये 3 में मिस्टेक हो जाता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है कि फैक्ट्री ओवरहेड है। स्टोर स्पेयर्स जो है इनडायरेक्ट मटेरियल होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग एडमिन ओवरहेड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज फैक्ट्री ओवरहेड। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग इज सेलिंग ओवरहेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज फैक्ट्री ओवरहेड। फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग इज फैक्ट्री ओवरहेड। एक्सपेंसेस फॉर क्वालिटी कंट्रोल एक अलग हेड बनेगा, क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग हेड बनेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, इसका अलग हेड भी बनता है बट फैक्ट्री ओवरहेड में भी डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट का फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ किया हुआ है, पहले भी ऐसा सम्स आया हुआ है तो वही चलेगा। फिर सेलिंग ओवरहेड है, सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, जनरल एडमिन ओवरहेड में जाएगा, यानी एडमिन ओवरहेड में जाएगा। पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग, ये अलग हेड होगा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो सेलिंग ओवरहेड। फी पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एडमिन ओवरहेड। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ सेलिंग ओवरहेड। वैल्यू ऑफ स्टॉक ओपनिंग दिया हुआ है यहाँ पे, और वैल्यू ऑफ स्टॉक सारा क्लोजिंग दिया हुआ है, और एक स्क्रैप का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 48,000। तो इन सब को लेकर अगर हम लोग प्रेजेंटेशन करें तो कैसा होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मालूम है आपको, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, परचेजेस मालूम है, कैरेज इनवर्ड मालूम है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फ्रेट इनवर्ड,
और क्लोजिंग स्टॉक नेट करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर वेजेस है जो 25,20,000 दिया हो तो वेजेस लिख दिया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में 3 आइटम है तो 3 आइटम इनर कॉलम लिख के आउटर कॉलम लिखेंगे। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में स्टोर्स है, रॉ मटेरियल नहीं है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अमाउंट है, फिर इंश्योरेंस है और पॉल्यूशन है, तो ये आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। फिर ऐड करा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी से फिगर्स मैंने नहीं लिखा तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। फिर ऐड करना है क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड, फिर ऐड करना है R&D ओवरहेड, ये सब अलग अलग हेड में आते हैं। लेस करना है स्क्रैप का अमाउंट भी दिया हुआ है। फिर एंड में ऐड करते हैं WIP एडजस्ट होने के बाद ही ऐड होता है, ध्यान रखना, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। फिर आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है। फिर सारा एडमिन ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जनरली हम लोग दिखाते हैं। एडमिन ओवरहेड का आपको याद होगा कॉस्ट शीट में जनरल नेचर का ज़्यादातर अज्यूम किया जाता है, तो जितना भी एडमिन ओवरहेड था 3 आइटम मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर सेलिंग ओवरहेड का जितना आइटम था वो लिख दिया, सब जोड़ जाड़ के कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो इसको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, है ना। क्या होता है मेन मिस्टेक जो होता है वो यहाँ पे हो जाता है, ये 4 आइटम। और पॉल्यूशन को लगता है कि कैसे दिखाना है पता नहीं, पॉल्यूशन फिर भी बच्चा लोग कैचअप कर लेता है कि फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। और तीसरा यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाता है कि रॉयल्टी वगैरह को फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देता है। ठीक से कैटेगराइज नहीं करोगे तो नंबर कटेगा। कॉस्ट शीट बहुत हार्ड नहीं था, रिपीटेड टाइप का ही था, है ना। फिगर चेंज था तो मैंने रख दिया, एक बार डिस्कस कर लिया। फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का ये सब क्वेश्चंस हमारे पुराने DJP बुक में है, मतलब पुराने RTP वगैरह में दिए हुए हैं और उसका सॉल्यूशन पहले कभी कराया हुआ है, इसलिए वापस उठाया नहीं जा रहा। बैच कॉस्टिंग का भी रिपीट क्वेश्चन है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी रिपीट है, सर्विस कॉस्टिंग भी ये कार वाला रिपीट क्वेश्चन है तो वापस नहीं कराया जा रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी रिपीट है। आपको तकलीफ हो रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, वापस नहीं करा रहे हैं। हाँ, नहीं करा रहे क्योंकि जो रिपीट क्वेश्चंस है वो आपको हमारे DJP बुक से खोज के सॉल्व करना है। वो DJP बुक का लिंक हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। अब आ जाओ मार्जिनल कॉस्टिंग का, जो अच्छा क्वेश्चन हो करो। मार्जिनल कॉस्टिंग और बजट है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एकदम यूनिक क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग का, बहुत ज़बरदस्त। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, कंपनी बोल रहा है A लिमिटेड है, उसका कॉस्ट शीट दिया हुआ है, उसमें फिर आइटम्स ऑफ कॉस्ट शीट का दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट बगल बगल में दिया हुआ है। बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल इज 30% ऑफ COGS, लेबर इज 15% ऑफ COGS, फैक्ट्री ओवरहेड इज वेरिएबल पार्ट इज 10% and fixed part is 230. General admin overhead 2% of COGS or 71. Selling overhead है 4% of cost of sales 68,000. Last year 5,000 units were sold at 185 per unit. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है बट ये सब का परसेंट दिया हुआ है, बट कहीं पर भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, ठीक है। और फिर बोल रहा है आप ये सब वर्किंग बता दो। तो हम लोग को तो अपना वर्किंग के लिए सबसे पहले यार सेल्स मालूम है, तो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट चाहिए, PV रेशियो चाहिए, तभी हम ये सब वर्किंग कर सकते हैं ना, ब्रेक इवन, प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह। तो सेलिंग प्राइस मालूम है, फिक्स कॉस्ट मालूम हो रहा है, सेल्स और फिक्स कॉस्ट मालूम है, तो काम नहीं बन रहा। प्रॉफिट का फिगर नहीं है, कॉस्ट का फिगर नहीं है। तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या वर्किंग करना पड़े, जैसे जो फिगर्स आप कॉस्ट शीट का आइटम्स देख रहे हो ना, तो मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों जोड़कर नॉर्मली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ठीक है। और हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो एडमिन ओवरहेड को नॉर्मली हम लोग कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे डाल देते हैं, तो वो COS का पार्ट बनता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद डाला तो करते हैं। ये कॉस्ट शीट में दिखाया था, एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का नीचे डालते हैं, बट यहाँ पर सिंस ये लिखा हुआ जनरल एंड एडमिन ओवरहेड इज 2% ऑफ COGS, तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आएगा। मतलब एडमिन ओवरहेड जो है ना वो प्रोडक्शन नेचर का है और उसको फैक्ट्री ओवरहेड की तरह ट्रीट किया जाए, उसको जनरल नेचर का ट्रीट नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जोड़ के बताया हुआ है, इसीलिए पार्ट ऑफ COGS मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। प्रोडक्शन नेचर अज्यूम करना है आपको, ये एक किस्म का सरप्राइज है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके समझ में आ रहा है, जो कॉस्ट शीट से मैच नहीं हो रहा, ठीक है। अब एग्जाम हॉल में यहाँ मिस्टेक हो सकता है, बहुत टिपिकल सम है। तो अब ये COGS नॉर्मली वेरिएबल को नहीं आता, लेके आता, वेरिएबल प्लस फिक्स मिला के COGS आता है, टोटल COGS ये होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, COGS के सब परसेंट दिया हुआ, तो COGS को X पकड़ लिया, ठीक है, लेट COGS भी X। और फिर एक कॉस्ट शीट बनाया, मटेरियल कितना होगा वेरिएबल के हिसाब से 30% ऑफ COGS तो 0.3x, लेबर क्या होगा 0.15x,
फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा 10% ऑफ COGS के हिसाब से 0.10x, और फिक्स कॉस्ट है 2,30,000। जनरल एंड एडमिन ओवरहेड क्या होगा 2% है तो 0.02x, और फिक्स कॉस्ट कितना है 71,000। तो इसको जोड़ते गए 0.3x, 0.15x, फिर 0.10 प्लस 2,30,000x, फिर जनरल एडमिन ओवरहेड का है 0.0702, सॉरी नॉट 0702 प्लस 71,000, 0.02x प्लस 71,000 सबको जोड़ा तो कितना हो गया 15, 30, 45, 55, 57, 0.57x इज इक्वल टू 3,01,000 आया। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन 0.57x प्लस 3,01,000 इज इक्वल टू x। तो इसको सॉल्व कर दिया तो x का वैल्यू आ गया 7 लाख, तो COGS आ गया। अब ये क्लिक कैसे करा, ये बस ट्रायल एंड एरर से क्लिक करता है कि क्या जिसका परसेंट दिया हुआ नॉर्मली उसको x लेके ट्राई करते हैं, बस यही लॉजिक से क्लिक कर गए। फिर सेकंड सेलिंग ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाया तो COGS प्लस सेलिंग ओवरहेड इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो COGS में सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे तब कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को y बना दिया, तो y का 4% या वेरिएबल डाल दिया, फिक्स 68 दिया हुआ है, COGS ऊपर में 7 लगा गया, तो फिर एक इक्वेशन बन गया 7,68,000 प्लस 0.04 y इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू आ गया 8 लाख। तो दूसरा वर्किंग हो गया। अब ये दो आ गया तो अब हम लोग नोट 3 में चलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट एग्जैक्टली पता करें, जो कि अब ये पूरा पार्ट नहीं है, जो 30, 15, 10 और 2% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स है, प्लस 4%, सॉरी 30, 45, 10, 55 to 57% ऑफ COGS प्लस 4% ऑफ COS। तो उस ब्रेकअप को फॉलो किया, यहाँ पर अलग अलग आइटम वाइज ही निकालने गए, तो ये टोटल आ गया वेरिएबल कॉस्ट 431, और फिक्स कॉस्ट जो है ये तीनों को जोड़ा तो वो आ गया 369। ठीक है, अब हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालने चले गए। तो सेल्स मालूम था हम लोग को 185 इंटू 5,000, सेल्स ले लिया, लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स क्या, तो PV रेशियो आ रहा है 53.41%। अब क्या पूछा है, ब्रेक इवन सेल्स निकालो, तो फिक्स कॉस्ट बाय PV रेशियो, फिक्स कॉस्ट है 369 बाय 53.41%, तो ब्रेक इवन सेल्स आ गया। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग लास्ट ईयर, तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आया हुआ 494 माइनस फिक्स कॉस्ट है 369, 494 माइनस 369 करके आ रहा है 125। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंट निकाला, तो MOS परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन, अगर आपको ध्यान है तो, नहीं तो आपको जो याद है आप उसी से कर लो। तो प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन करके आ रहा है, प्रॉफिट इज 1,25,000, इफ यू सी व्हाट इज द प्रॉफिट आया ना अभी ऊपर में 1,25,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन है 494, तो डिवाइड करके आ गया MOS। और प्रॉफिट इफ सेल्स वेयर 10% लेस देन द एक्चुअल सेल्स, इफ सेल्स वेयर 10% लेस देन एक्चुअल सेल्स, तो इसका आंसर क्या होगा ये अपने से करके देख लो आप, इसको मैंने नहीं किया है, आप अपने से इतना तो करके देखो। तो एक्चुअल सेल्स अगर अभी 925 है, उससे 10% कम होगा, तो 925 का 10% कम कर दो, 832,500 आ रहा है। ठीक है, तो PV रेशियो 53.41%, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, PV रेशियो चेंज नहीं होगा, इंटू 53.41% करके 444,638। फिर लेस फिक्स कॉस्ट 444,638 लेस फिक्स कॉस्ट है which is 369 minus 369, 444,638 minus 369 is coming 75,638. So this is coming 75,638. ठीक है, this is your profit if sales were 10% less than the actual sales. I hope you have got the idea, you have understood the things। पर हम भी आंसर देख रहे थे यार, मैंने देखा नहीं ना क्योंकि मैंने किया हुआ नहीं है उसको। भाई ये 75,638 आया मेरा, ये 75,600 है। उन लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा
वो राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके 90% कर दिया गया। मैंने 53.41% लिया ना, तो मेरा थोड़ा अप्रॉक्सीमेट हो गया। यहाँ पे पुराना कंट्रीब्यूशन कर 90% लेके फिक्स कॉस्ट से माइनस कर दिया, वो भी अच्छा आइडिया है। देखने से समझ आता है ना, एक और तरीका से कर सकते हैं। हाँ, ध्यान ही नहीं आया, बट ऐसा नहीं कि वो पता नहीं था। कैसे किया समझ में आपको? पुराना वाला जो कंट्रीब्यूशन है उसका 90% ले लो, 53.41% नहीं करने का दरकार है, माइनस फिक्स कॉस्ट कर दो, चलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, इज इट ओके? हाँ, नेक्स्ट बजट एंड बजटरी कंट्रोल में आ जाओ गाइस। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है ना फाइनल में था, सीए फाइनल में, वहाँ से तो ये चैप्टर हटा दिया, तो उसका क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। चलो सीख लो, ये भी शायद आरटीपी में था, मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है। था क्या पुराना आरटीपी में किया हुआ तो याद आ रहा है मेरे को, फाइनल में तो 100% कराया। चलो आगे बढ़ते हैं। एम लिमिटेड इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट ए। Company is in process of preparing its revenue budget for the year 24. The company has the following information which can be useful in preparing the budget. ध्यान रखना, फॉर ईयर वर्किंग करना है, पूरा साल का। बोल रहे ग्रोथ होगा सेल्स वॉल्यूम का फ्रॉम ईयर 23 फॉर 4,20,000। तो ईयर 23 में वॉल्यूम 420 है, तो 12% बढ़ा देना है। 12% बढ़ाओ, देखो कितना आता है 420 का, 12% बढ़ाओ 470 आता है। फिर बोले द सेल्स प्राइस ऑफ 23,000 पर टन विल बी इंक्रीज बाय 10% प्रोवाइडेड होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 5%। तो सेलिंग प्राइस 23,000 है, ये तभी बढ़ेगा 10% से जब होलसेल प्राइस इंडेक्स 5% से बढ़ेगा। तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI 4% से ही बढ़ा, तो 4% से ही बढ़ा, तो 5% से बढ़ने पर बढ़ाते। तो सिंस WPI जो है वो लेस देन 5% रहा, इसलिए प्राइस सेम रहेगा, सेल प्राइस बढ़ा नहीं। फिर बोल रहा है टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ प्रोडक्ट ए 2.3 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। 1 टन के लिए 2.3 टन ऑफ मटेरियल चाहिए, तो 4,70,400 के लिए इंटू 2.3 कर दिया जाए तो इतना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है उसका भी प्राइस है 4,500 पर टन, और प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 10% इफ WPI इंक्रीज बाई 5%। तो WPI तो इंक्रीज हुआ नहीं है, तो प्राइस 4,500 ही रह जाएगा। तो रॉ मटेरियल प्राइस 4,500 रख दिया। तो ये मैं ब्लू से इसलिए मार्क कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स वैल्यू आ जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, देखो थोड़ा सा पढ़ पा रहे हो ना, मेरा ओवरलैपिंग है, मैंने अंदर में ब्लैक वाला पढ़ रहा हूँ, सोल्यूशन के अंदर में झाँक के पढ़ रहा हूँ। अ टोटल ऑफ 6,000 एम्प्लॉई वर्क्स फॉर द कंपनी वर्क्स 26 दिन इन अ मंथ। तो साल में हो गया 26 इंटू 12, 312, ठीक है, और 6,000 आदमी है। फिर बोल रहे 85% ऑफ एम्प्लॉइज आर परमानेंट एंड गेटिंग सैलरी एज पर 5-year वेज अग्रीमेंट। द अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट, क्या लिखा हुआ है ये, द अर्निंग्स पर मैन शिफ्ट लिखा हुआ है, means an employee cost for a shift of 8 hours। ठीक है, पढ़ पा रहे हैं ना आप? means an employee, पर्दे के पीछे ऐसे तो तुमको यार क्या क्या दिख जाता है। हाँ, और ये इतना सा लाल के पीछे काला नहीं देख पा रहे हो? means an employee cost for शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। 8 आवर्स का शिफ्ट है, मतलब बेसिकली 8 आवर का शिफ्ट मतलब एक दिन का है, एक दिन का 8 घंटा ही काम होता है नॉर्मली, और दिन का एक ही शिफ्ट है यहाँ पर, और कोई शिफ्ट के बारे में बोला नहीं है, ठीक है। तो एक दिन का आदमी को आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग 3,000 रुपया दे रहे हैं एक्सक्लूडिंग टर्मिनल बेनिफिट्स। तो हम लोग का जो सैलरी है ये 8 घंटे का 3,000 रुपया। तो मैंने यहाँ पे देखो रेट लिखा हुआ है, रेट लिखा 3,000, कितना दिन काम कर रहा है 26 इंटू 12। 85% एम्प्लॉई बोल रहा है परमानेंट है, तो 6,000 आदमी का 85% फिक्स्ड एम्प्लॉई है, परमानेंट एम्प्लॉई। तो 6,000 का 85%, ये मैंने करंट डेटा लिखा। फिर बोल रहा है द न्यू वेज अग्रीमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ 15% इंक्रीज इन पे विल बी गिवन। तो 1 जुलाई डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग का जो यहाँ पे बजट बन रहा है वो ईयर 2024 है।
कुछ बोला नहीं है तो अपन इसको कैलेंडर ईयर मानेंगे, ठीक है, कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर पकड़ रहे हैं तो 1 जुलाई मतलब ये 6 महीना बाद रेट बढ़ेगा। तो 6 महीना तक 3000 रेट चलेगा और 6 महीना बाद 15% रेट बढ़ा देना है। देखो 2 रेट आ गया, 3000 और 3450। क्लियर हो रहा है? 15% बढ़ा दिया। और खाली नया के सिनेरियो में यही हुआ कि रेट बढ़ा है, बाकी सब डेटा सेम है। 6000 का 85% आदमी फिक्स्ड है, 312 दिन काम कर रहा है और 3000 का रेट है और 3450 का रेट है। फिर 7th, द कैजुअल एम्प्लॉयज आर गेटिंग अ डेली वेज ऑफ 850। तो वेरिएबल का क्या होगा? वेरिएबल का क्या होगा? वेरिएबल का क्या होगा? कैजुअल एम्प्लॉय है, कैजुअल एम्प्लॉय का क्या होगा बोलो? वेरिएबल का क्या होगा? कैजुअल एम्प्लॉय है, कैजुअल एम्प्लॉय का क्या होगा? 6000 का 15%। तो उसके लिए क्या बोल रहा है देखो, 6000 का 15% आदमी है तो 900 आदमी हो गया, उनका भी वर्किंग डेज तो 312 ही रहेगा। उसके लिए क्या बोल रहा है? कैजुअल एम्प्लॉयज़ के लिए आर गेटिंग अ डेली वेज ऑफ 850, तो रेट है 850। और फिर बोल रहा है इट इज़ लिंक टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। द प्रेजेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 165.17 एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 173.59। तो अकॉर्डिंगली हम लोग ये रेट को देखो यहाँ पर चेंज कर दिए, 850 बाई करंट प्राइस इंडेक्स इंटू एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स, तो रेट आ गया 893.33। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रेट जो है पर डे है, पर शिफ्ट पर डे। तो 893.33 इंटू 312 इंटू 900 करूँगा तो ये वेरिएबल लेबर कॉस्ट आ जाएगा, कैजुअल एम्प्लॉय कॉस्ट जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल बोल लो या कैजुअल एम्प्लॉय कॉस्ट बोल लो, एक ही बात है। परमानेंट और कैजुअल, ये परमानेंट है और ये कैजुअल है। ठीक, तो ये 3 चीज़ है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कितना दिन काम कर रहा है और क्या रेट मिल रहा है। तो 85% फिक्स्ड है, कितना दिन काम कर रहा है 312, और रेट 6 महीना में चेंज हो रहा है। कैजुअल का रेट प्राइस इंडेक्स के हिसाब से चेंज हो रहा है, राइट। फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट देखो, पावर कॉस्ट फॉर ईयर 23 इज 42 लाख फॉर 7 लाख यूनिट्स। तो इसका मतलब 7 लाख यूनिट्स का 6 रुपये करके रेट है, तो 7 लाख यूनिट्स का 6 रुपया करके रेट है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 60% of power is used for production purpose directly linked to production volume and remaining are for employee quarters and admin offices। तो 60% वेरिएबल हो गया और बाकी फिक्स्ड हो गया। तो 60% हो गया 7 लाख का 60%, 420, रेट है 6 रुपया करके, और फिक्स्ड है बाकी का 40% तो आएगा 280, 7 लाख का 40% 280, वो भी 6 रुपया करके। तो जो वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है रिलेटेड टू वॉल्यूम, तो 420 अगर आप सोच पा रहे तो 420 यूनिट्स जो है पावर का वो करंट में लग रहा है। अगर वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, 420 बाई 420 इंटू 470 400 कर दिया तो नया आ गया 470 400 यूनिट्स, और रेट 6 रुपया करके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो वेरिएबल पावर रेट आ गया, और ये फिक्स्ड पावर रेट 280 इंटू 6 है। फिर क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर 23 कंपनी हैज़ पेड 60 lakhs फॉर सेफ्टी एंड मेंटेनेंस वर्क, अमाउंट विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। तो 60 lakhs लास्ट ईयर था, उसको वॉल्यूम का प्रोपोर्शन 12% बढ़ा था तो इंटू 112% मैंने कर दिया, तो ये अमाउंट भी आ जाएगा, राइट, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस। फिर देखो, ड्यूरिंग द ईयर 23 कंपनी हैज़ पेड 1,20,000 फॉर परचेज ऑफ डीजल टू बी यूज इन कार हायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। द कॉस्ट ऑफ डीजल इंक्रीज बाई 15% इन 2024। तो 1,20,000 था तो 1,20,000 को 15% से बढ़ा लिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग 2023 कंपनी हैज़ पेड 6 लाख फॉर कार हायर चार्जेस एक्सक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट। तो लास्ट ईयर फ्यूल कॉस्ट को छोड़कर और 6 लाख दिए थे, तो अलग से लास्ट ईयर का ले लिया। इन 24 कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू रीइंबर्स द डीजल कॉस्ट टू कार रेंटल कंपनी। तो पहले भी कर ही रहे थे, क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट था, तो फ्यूल कॉस्ट कहीं ना कहीं पहले भी मिला के था, 6 लाख प्लस 1,20 पहले भी मिला के था, ठीक है, 6 लाख प्लस 1,20 पहले भी मिला के था। और फिर यहाँ पर भी 6 लाख के साथ 1,20 जुड़ेगा। ये लाइन है ना, थोड़ा सा बदमाशी किया यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट लिखा, तो यहाँ 6 लाख प्लस 1,20 लेना ऑब्वियस लग रहा था, बट यहाँ पे बोल रहा है कंपनी डिसाइडेड टू रीइंबर्स द डीजल कॉस्ट टू कार रेंटल कंपनी। अरे तो पहले भी तो एक तरह से दे ही रहे थे, अगर ये 6 लाख है तो 1,20 पहले भी दे रहे थे, अभी भी 6 लाख का 1,20 देंगे।
अब ऐसा रीइंबर्स करने से क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस विल अट्रैक्ट 5% जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेसिस ऑन विच कंपनी विल नॉट गेट जीएसटी इनपुट क्रेडिट। तो मतलब 5% फ्यूल चार्ज पे अलग से कॉस्ट जुड़ जाएगा रिवर्स चार्ज बोलकर। तो 6 लाख तो देना ही है, 1,20,000 भी देना है, डीजल रेट 15% से बढ़ गया है, और उस पर जो भी अमाउंट आया उस पर 5% और जीएसटी का भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इंटू 105% किया गया है फॉर डीजल कॉस्ट। और कार हायर चार्जेस जो है वो देना ही है। डेप्रिसिएशन बोल रहा है 8040 लैक्स का है, वो लिखा, और नेक्स्ट ईयर में 15% कम हो जाएगा तो इंटू 85%। You being an associate budget controller of the company, prepare revenue budget, basically the flexible budget for the year and show budget P&L। तो बस ये सारा अमाउंट को नेट ऑफ कर दीजिए तो पीएल आ जाएगा। जैसे सेल्स लेना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स वैल्यू आएगा। मटेरियल कॉस्ट लेना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मटेरियल कॉस्ट आएगा। लेबर कॉस्ट लेना है तो लेबर कॉस्ट में, समझ में आ रहा है आपको, सेल्स इन दोनों से आ गया, मटेरियल कॉस्ट इन दोनों से आ गया, लेबर कॉस्ट में परमानेंट वाला आएगा वो इन तीनों से आएगा। 5,100 इंटू 312 इंटू 3,000 फॉर 6 इंटू 312 नहीं करेंगे, सॉरी, इंटू 26 ऐसे करना पड़ेगा 6 महीना के लिए। तो कैसे करेंगे, 5,100 इंटू 26 इंटू 6 महीना इंटू 3,000 प्लस फिर से 5,100 इंटू 26 इंटू 6 महीना इंटू 3450। समझ में आपको, 5,100 इंटू 26 इंटू 6 इंटू 3,000, 5,100 प्लस 26 इंटू 26 इंटू 6 इंटू 3450। तो ये परमानेंट का आया। कैजुअल का करना है फिर तो वो 900, ये देखो वर्किंग देखो यहाँ पर, ये तीनों को 900 इंटू 312 इंटू 893.33 करना है। फिर पावर का वेरिएबल पार्ट कैसे आएगा, 470 यूनिट्स इंटू 6, ये देखो मार्किंग किया हुआ, ब्रैकेट जहाँ दिया हुआ वहाँ देखना। फिक्स पार्ट कैसे आएगा, 280 इंटू 6। फिर आ रहा है सेफ्टी एंड मेंटेनेंस, सेफ्टी एंड मेंटेनेंस का अपना 60 लाख इंटू 112। फिर डीजल का बता ही दिया आपको, और कार हायर का बता ही दिया, डेप्रिसिएशन का बता ही दिया। तो इन सबको बस फेयर करके जोड़ोगे कॉस्ट सारा, और सेल से माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। वही नीचे सॉल्यूशन में दिया हुआ है जिस पे अब मैं दिमाग नहीं लगा रहा। ठीक है, अब इसको आपको फेयर करना है और आंसर आ जाएगा आपका। और ये सारा जो क्वेश्चन है ये भी रिपीट क्वेश्चन है, थ्योरी आपको पढ़ के जाना चाहिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरी आने का चांस होता है, कुछ ना कुछ बीच बीच में भी घुसाया हुआ होता है, तो थोड़ा जो रिपीट थ्योरीज है वो पढ़ के जाना चाहिए। मेरा एक वीडियो मिल जाएगा सीए इंटर कॉस्ट थ्योरी मैराथन, उस वीडियो को भी सुन लोगे, 3-4 घंटा का है, स्पीड बढ़ा के भी सुन लोगे, 2 बार सुनना पड़ेगा, तो थ्योरी का कुछ मतलब समझ में आ जाएगा, कुछ की पॉइंट्स गैदर हो जाएगा, तो आप आराम से एग्ज़ाम में कुछ तो कर पाओगे, एकदम ब्लैंक तो कम से कम नहीं रहोगे। ऑलराइट गाइस, यहाँ तक सब क्लियर है। आई होप आपको फ़ायदा हो कुछ, अगर हुआ तो बताइएगा ज़रूर क्या फ़ायदा हुआ, क्या चीज़ क्लियर हुआ नहीं हुआ, है ना। क्योंकि मेहनत लगता है, आपको लगता है कि जैसे 1 घंटा का क्लास है, बट 1 घंटा का क्लास नहीं होता। इसके लिए पेपर को लेके बैठ के सॉल्व करना पड़ता है, पूरा सारा सम्स देखना पड़ता है, फिर एक सम में कहीं पर कुछ मिस एडजस्टमेंट होता है तो फिर उसको लेकर वापस सोचना पड़ता है कि ये कैसे हुआ। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट जस्ट द एफर्ट ऑफ 1 आवर, इट इज़ एफर्ट ऑफ, आई विल से टुडे द होल डे हैज़ गॉन टू डू दिस फॉर यू, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो एवरी टीचर डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू ब्रिंग इट एवरीथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा वापस से एक बार जाके सुनना कि उसमें वो टेबल को लेके कैसे वर्किंग किया हुआ है, करना वही है जैसे इंस्टीट्यूट बता रहा है, बट प्रेजेंटेशन को समझने का आवश्यकता है जिससे कि आप आराम से चीज़ को हैंडल कर पाएँ। राइट, तो दैट्स इट, आई विल सी यू सून। जल्दी आपके साथ और भी इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक पूरा का पूरा सीए इंटर कॉस्ट का इंस्टीट्यूट मैथ्स से रिवीजन सीरीज़ डाला हुआ है, जिसको हम लोग फास्ट ट्रैक या क्रैश कोर्स जैसा भी बोलते हैं। ठीक है, उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, जस्ट इन केस आपको रिक्वायरमेंट होता है। ज़रूरी नहीं पूरा देखना है, जिस चैप्टर में ज़रूरत है उस चैप्टर को देख सकते हैं। एक चैप्टर का आपको पूरा जिस्ट मिल जाएगा।
दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।